हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह अध्याय 6 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, अम्ल, क्षारक और लवण में। सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड शब्द की व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। किस शब्द से? एसिडस, जिसका अर्थ है खट्टा। इसीलिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अधिकांश अम्लों में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं जो मुक्त होकर जल में धनायन एवं ऋणायन का निर्माण करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, याद रखिएगा। कुछ प्रमुख अम्लों के उदाहरण हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्लों के प्रकार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्रोत के आधार पे अम्लों के दो प्रकार हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पर दो अम्लों के प्रकार हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे अम्ल के दो प्रकार हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर दो प्रकार हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड क्या है? ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों के स्रोत हैं। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल। देखिए, अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किए जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सौर प्रमुख खनिज अम्ल हैं जिन्हें बेंच अम्ल, बेंच एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, कार्बनिक अम्ल एवं उनके स्रोत। नींबू, संतरा, टमाटर आदि खट्टे जो फल होते हैं, इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। मधुमक्खियों एवं चींटियों तथा नेटल नामक वनस्पतियों के कांटों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध एवं दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है और यूरिन में यूरिक अम्ल मिलता है। सूत्र है C5H4N4O3, याद रखिएगा। ऑक्सी अम्ल क्या है? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है। फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल ऑक्सी अम्ल के प्रमुख उदाहरण हैं। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और नाइट्रिक अम्ल देख सकते हैं। हाइड्रा अम्ल क्या है? हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है तथा हाइड्रोजन हैलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समान किसी तत्व जैसे साइनाइड के साथ संयोजित होता है, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल आदि। देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट, प्रबल अम्ल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है।
अर्थात प्रबल अम्ल अपने संगठक तत्वों के क्या होते हैं। देखिए इसके जो उदाहरण है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि, ये सभी प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल क्या है, वीक एसिड क्या है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। सांद्र अम्ल क्या है, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक के तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। याद रखिएगा, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक के तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक के तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। ठीक है, यहां पे देखिए प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्लों के प्रकार दिया गया है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अम्लों के प्रकार में पहला है मोनोप्रोटिक अम्ल। परिभाषा क्या है, ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का। ठीक है, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि। इसके बाद है पॉलीप्रोटिक अम्ल, इसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। देखिए जो डाइप्रोटिक अम्ल है, ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र 2 प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और ट्राइप्रोटिक अम्ल, ये अम्ल जो है जलीय विलयन में मात्र 3 प्रोटॉन का यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं। जैसे डाइप्रोटीन अम्ल का उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 आदि। और ट्राइप्रोटिक अम्ल का जो उदाहरण है फास्फोरिक अम्ल H3PO3 और आर्सेनिक अम्ल H3ASO4। याद रखिएगा। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों, ये दो जो है सल्फ्यूरिक और कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्षारकों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ जो है बेसिस। तो क्षारकों के साथ जो अभिक्रिया है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्शन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पोटेशियम, इन दोनों की अभिक्रिया से जल और पोटेशियम क्लोराइड का जो है निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का, याद रखिएगा, धातु रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, अम्ल जो है किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर कॉपर क्लोराइड का, CuCl2 का, कॉपर क्लोराइड का या कॉपर क्लोराइड नामक लवण तथा जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग जो होता है नीला हरा हो जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, अच्छा यहां पे आप देख सकते हैं इसके रिएक्शन को, कॉपर ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों, ये जो दोनों हैं, इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। कॉपर जो क्लोराइड है ये लवण है। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया,
अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन का जो है निर्माण करता है। ठीक है, अम्लों के प्रयोग, अम्लों के यूज ऑफ एसिड्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एसिटिक जो एसिड है, एसिटिक अम्ल, इसका जो प्रयोग है, सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, या अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य परीक्षण में, प्रिजर्वेशन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का जो प्रयोग है क्या है, तो ये चमकदार नमक, यानी जो है बहुत ज्यादा चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका प्रयोग कार की बैटरियों, पेट्रोलियम शोधन, डाई, पेंट आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहां होता है, तो उर्वरक, एक्वारेजिया एवं विस्फोटकों के निर्माण में और रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग क्या है, तो एक्वारेजिया, रंजकों, औषधियों और प्लास्टिक निर्माण में इसका प्रयोग होता है। बोरिक एसिड का प्रयोग पादपों में बोरॉन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। क्षारक क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल, याद रखिएगा, क्षारक जो है वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनोल्फथेलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्षारक हैं, लाल लिटमस पेपर को किस रंग में, नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनोल्फथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षारकों के जो उदाहरण हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसके उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्षारकों के प्रकार। देखिए, क्षारकों के प्रकार जो है जल में विलयता के आधार पर दो है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। सांद्रता के आधार पर क्षारक दो हैं, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक, और अम्लीयता के आधार पर 3 है, एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय और त्रिअम्लीय क्षारक। ठीक है, इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। जल में विलयता के आधार पर क्षारक जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जल में घुलने के पश्चात क्षारकों के द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के आधार पर क्षारक को 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है प्रबल क्षारक। वे क्षारक, प्रबल क्षारक क्या है, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जल में घुलनशील क्षारकों को एल्कैली अथवा क्षार कहा जाता है। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। दूसरा है दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो अम्लीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड आदि। सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण। देखिए, जल में क्षारक की घुली हुई मात्रा के आधार पर क्षारकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सांद्र क्षारक और दूसरा क्या है, तनु क्षारक। सांद्र क्षारक किसे कहते हैं, तो वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षारक कहलाता है। जैसे में सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनिया हाइड्रोक्साइड आदि।
तनु क्षारक क्या है? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षारक कहलाते हैं, जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनिया हाइड्रोक्साइड आदि। आगे बढ़ते हैं। क्षारकों की अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। क्षारकों की अम्लीयता इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हैं, कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हैं तथा वह कितने हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होता है। अम्लीयता के आधार पर क्षारक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल अम्लीय क्षारक। एकल अम्लीय क्षारक क्या है? इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है तथा ये केवल एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होते हैं, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। द्विअम्लीय क्षारक। इन क्षारकों में 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड आदि। तीसरा है त्रिअम्लीय क्षारक। इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं, जैसे में उदाहरण में दिया गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें क्षारकों के जो उपयोग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? तो साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में आदि में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल और गंदे नालों के उपचार में, विरंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटरार के निर्माण में भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी का उपयोग किया जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग, अम्लीय मृदा, जल और गंदे नालों के उपचार में, और ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटरार के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपशिष्ट जल के उपचार में, अग्निरोधक के रूप में और प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है इसके विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग औषधीय उपयोग में, कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में और कास्टिक सोडा के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में, प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव कोटिंग में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास, इसका उपयोग क्षारीय बैटरियों में जो है विद्युत अपघट्य के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और सॉफ्ट सोप यानी मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप, शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में जो है होता है। याद रखिएगा। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, परंतु सभी क्षार धातु अभिक्रिया में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। तो क्षारक जो होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी क्षार धातु अभिक्रिया में ऐसा होना संभव नहीं है। लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे में एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके, ये तीनों अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया, देखिए क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, देखिए क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह अम्ल एवं क्षारकों के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होती है, जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये दोनों जो है मिलकर सोडियम कार्बोनेट यानी लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। क्षारक यानी एल्कैली
क्षारक को यानी एल्कैली को जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। NOH H2O की उपस्थिति में Na++OH- का निर्माण होता है। उसी तरह KOH आप देख सकते हैं, जल की उपस्थिति में K++ मतलब कि OH- का निर्माण होता है। अम्लों एवं क्षारकों की विशिष्ट वैज्ञानिक संकल्पनाएं। अम्लों एवं क्षारकों को परिभाषित करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ विशिष्ट संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो निम्नवत है। पहला है, याद रखिएगा, पहला है आर्हेनियस अम्ल एवं आर्हेनियस क्षारक। स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांटे ऑगस्ट आर्हेनियस, इनके अनुसार अगर बात करें किनके अनुसार, तो स्वांटे ऑगस्ट आर्हेनियस, इनके अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं आर्हेनियस अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं आर्हेनियस क्षारक कहलाते हैं। दूसरा है ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत। अम्ल एवं क्षारकों को परिभाषित करने की दिशा में यह सिद्धांत 1923 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों के द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था। क्या दिया गया था? तो ये जो सिद्धांत है दो वैज्ञानिकों के द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था, जोहान्स, याद रखिए, जोहानेस निकोलस ब्रांस्टेड डेनमार्क के हैं, जोहानेस निकोलस ब्रांस्टेड डेनमार्क, और थॉमस मार्टिन लॉरी ये इंग्लैंड, ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं इनके द्वारा जो है इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखते हैं ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल कहलाते हैं। इन दोनों के नाम पर यह जो है सिद्धांत दिया गया है। और वे पदार्थ जो विलयन से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वे ब्रांस्टेड लॉरी क्षारक कहलाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ केवल क्षार की उपस्थिति में ही अम्ल के गुण प्रदर्शित कर सकता है, और ठीक उसी प्रकार कोई पदार्थ अम्ल की उपस्थिति में ही क्षार के गुण प्रदर्शित कर सकता है। याद रखिएगा, जब कोई अम्लीय पदार्थ प्रोटॉन का त्याग करता है तो वह एक क्षारक का निर्माण करता है जिसे संलग्न क्षारक कहा जाता है, और तथा जब कोई क्षारीय पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वह एक अम्ल का निर्माण करता है जिसे संलग्न अम्ल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट यहां पे जो दिया गया संलग्न अम्ल क्षारक युग्म। ठीक है, ब्रांस्टेड लॉरी क्षारक, और ये संलग्न अम्ल है। देखिए H2O प्लस NH3, ये जो है जो ब्रांस्टेड लॉरी क्षारक जो है इससे जो है प्रोटॉन ग्रहण करके ये जो है संलग्न अम्ल का निर्माण करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है, यहाँ से ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल ये प्रोटॉन मुक्त करके जो है संलग्न क्षारक यहाँ पे निर्माण होता है, और संलग्न अम्ल क्षार युग्म जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं क्षारक और अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल एवं क्षारक क्या है? अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस के अनुसार अगर बात करें तो वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है लुईस अम्ल कहलाता है, और इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने की क्षमता रखता है वो लुईस क्षारक कहलाता है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया अम्लराज अथवा एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण है। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव्य है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों के द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे नोबेल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। एक्वारेजियम क्या है? याद रखिएगा। साल्ट्स लवण क्या है? अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक लवण कहलाता है। याद रखिएगा, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक लवण कहलाता है। लवण एक आयनिक यौगिक है जो विपरीत आवेशों वाले आयनों के समूहों से निर्मित होता है। धनात्मक आवेश वाले आयन होते हैं धनायन, और ऋणात्मक आवेश वाले आयन जो है ऋणायन कहलाते हैं। तो धनात्मक आवेश वाले धनात्मक आवेश वाले आयन जो है धनायन, और ऋणात्मक आवेश वाले जो आयन है वो ऋणायन कहलाते हैं।
लवण में दोनों प्रकार के आयनों का संयोजन इस प्रकार होता है कि धनावेश और ऋणावेश में संतुलन होता है और लवण का शुद्ध आवेश जो है शून्य होता है। लवण का शुद्ध आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अम्ल एवं क्षारक से लवण का निर्माण। अम्ल एवं, याद रखिएगा, अम्ल एवं क्षारक से लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षारक, इन दोनों के उपस्थिति में जल और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। लवण सामान्यतः धातु के धनायन और अधातु के ऋणायन के संयोग से जो है निर्मित होते हैं। लवण जो होते हैं मेटल के धनायन और नॉन मेटल के ऋणायन के संयोग से निर्मित होते हैं। तो टाइप्स ऑफ साल्ट्स यानी लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार जो है 3 प्रकार हैं: अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण जो है, जो एसिडिक साल्ट है, इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अम्लीय लवण क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारीय लवण इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उल्टा हो जाता है। अम्लीय लवण में नीले लिटमस लाल और जो क्षारीय लवण इसके विलयन में जो लाल लिटमस होता है वो नीला हो जाता है। और उदासीन लवण में क्या होता है? तो इसका जलीय विलयन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखिए, अम्लीय लवण क्या है? प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक जो क्षारक है, दुर्बल क्षारक है, इसकी अभिक्रिया से, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो जो अम्लीय लवण होंगे इनका पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मोनोसोडियम फास्फेट आदि। क्षारीय लवण क्या है? दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। और पीएच मान, जो क्षारीय लवण है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आदि। याद रखिएगा। उदासीन लवण क्या है? तो समझ में आ गया होगा। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण उदासीन लवण कहलाते हैं और इनका पीएच मान 7 होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट आदि। पीएच पैमाना क्या है? पीएच स्केल क्या है? पीएच का पूर्ण रूप होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन के द्वारा विकसित किया गया था। एसपीएल सोरेनसन, इनके द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। याद रखिएगा, क्या है? लघु गणकीय पैमाना है। देखिए, ये जो है किसी जलीय विलयन में पीएच स्केल जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है और इस प्रकार यह पैमाना जल में विलेय पदार्थों की अम्लीयता अथवा क्षारीयता का मापन करता है। पीएच पैमाना 0 से 14 तक के लघु गणकीय मान प्रदर्शित करता है। 0 सर्वाधिक अम्लीयता को और 7 उदासीन को, 14 जो है सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। और पीएच पैमाने पर 0 से 7 के मध्य के मान अम्लीय प्रकृति के, 7 से अधिक और 14 तक के मान क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं और जो 7 होगा वो उदासीनता के प्रकृति को दर्शाएगा। पैमाना को आप देख लीजिए। 0 से 7 से पहले, 0 से आगे और 7 से पहले यह अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। 7 जो है ये उदासीन प्रकृति को दर्शाएगा। 7 से अधिक और 14 तक, 7 से अधिक यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से 1 तक पीएच वैल्यू को याद रखिएगा। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2 से 2 तक, सिरका और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 3.4 तक, सोडा, शराब और संतरे का रस का पीएच मान 3.2 से 3.9 तक, बियर और टमाटर का पीएच वैल्यू जो होता है 4 से 4.4 तक, ब्लैक कॉफी का पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 तक, अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू 2.0 से 5.6 तक, सामान्य वर्षा का पीएच वैल्यू
5.6 से 6 तक। दूध और लार का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव मूत्र एवं रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 तक। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 तक। बेकिंग सोडा युक्त पेय का पीएच वैल्यू 9.2 तक, 9.2। प्रति अम्ल का पीएच वैल्यू 10 से 11 के बीच होता है। अमोनिया का 11.6 होता है। साबुन युक्त जल का 12.5 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 13 होता है और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 14 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे जो है कुछ समान लवण और उनके उपयोग को दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक NaCl, इसका जो स्पेसिफिक फैक्ट है वो क्या है, तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl या साधारण नमक ये समुद्री जल, खारे जल के झीलों और खनिज रूपों में प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उपयोग क्या है, तो भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण के लिए, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए और बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। यह एक श्वेत, याद रखिएगा, यह एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जल में पूर्णतः विलेय है। यह वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। उपयोग क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का जो उपयोग है सोडियम लवण तथा डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज के निर्माण के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइट आयन के शोधन में, औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट के रूप में। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम, याद रखिएगा, शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु से नमी का अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण। इसका स्वाद, यानी जो धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका स्वाद तीक्ष्ण खारा होता है। यह जल में क्षारीय विलयन बनाता है। उपयोग क्या है, कांच, कागज, साबुन एवं बोरेक्स के निर्माण में, ईंट निर्माण उद्योग में, आर्द्रक अभिकर्ता यानी वेटिंग एजेंट के रूप में, जल की अस्थायी कठोरता के उपचार में और टूथपेस्ट में झाग के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब कि फोमिंग एजेंट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, तो ये तीनों जो है याद रखिएगा एक ही है। यह जो होता है श्वेत रवेदार ठोस होता है जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन और खारा होता है जो लगभग धावन सोडा के समान होता है। उपयोग क्या है, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर अभिकर्ता के रूप में, यानी जो खमीर अभिकर्ता है इसके रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। और पैनकेक, ब्रेड, बन आदि सेके हुए खाद्य पदार्थों तथा तले हुए भोजन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण ये तीनों एक ही है। इसका विलयन क्षारीय होता है। यह कार्बनिक पदार्थ एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। उपयोग क्या है, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, पेयजल को जो है कीटाणु शोधन में, पेयजल को साफ करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए, कागज, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफॉर्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह जिप्सम को जो है, यह जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके जो है प्राप्त किया जाता है। यह श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर पुनः यह ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। उपयोग क्या है, तो जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है, यह टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने में प्लास्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौक, अग्निरोधक पदार्थ, खिलौना, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट।
यह क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैला तक यानी ग्रे तक होता है। यह जल में घुलनशील और ज्वलनशील है तथा पदार्थों के दहन को जो है यह तीव्र करता है। उपयोग क्या है? उर्वरक, कांच, गन पाउडर यानी बारूद, औषधि निर्माण और संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न जो है इसको देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आप बताइए नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर सल्फेट। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। थर्ड नंबर है, विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन असत्य है, जल में पूर्णतः ये विलय होता है, जो कि असत्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो सोडा खाया जाता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? पीएच मान क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का यह मूल्यांकन को दर्शाता है। कौन सा विलयन जो है अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, पीएच मान इसी को दर्शाता है। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? जो धोने वाला सोडा है, जिस सोडा का उपयोग धोने के लिए, वॉशिंग के लिए किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तो सही जवाब है H2SO4। 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण आर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है और विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। हेसन क्लेवर संयंत्र में। इन तीनों में से जो कथन सत्य है, दूसरा तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है, पहला कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 10 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक जो है साधारण नमक का निर्माण होता है। 12 नंबर है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान क्या है? एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा जो है अम्ल है या क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसका विलयन का मान जो पीएच मान है वो कितना है? तो अगर आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो बताइए। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या कारण है। लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन सा जो है क्षार है या अम्ल है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्ल करता है या क्षार करता है? दोनों को कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप सही तरीके से स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं। प्रश्न संख्या 13 है, स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर एक्वा रेजिया का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है इन दोनों को मिलाकर एक्वा रेजिया का निर्माण किया जाता है, जो स्वर्णकारों के लिए ये उपयोग में आता है। 14 नंबर है, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। ये जो सिट्रिक अम्ल है मुक्त रूप से किस में होता है? तो याद रखिएगा नींबू में, खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में। विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपको मालूम है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। 16 नंबर है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गैसीय नियम यानी गैस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वहां पे जो है टेलीग्राम क्विज ग्रुप में और चैनल पे जो है एमसीक्यूज के रूप में उसका प्रैक्टिस करते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए बुक का, आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।